यू मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके, भारत का अपवाद तंत्र। भारत के बारे में आप सभी जानते हैं, अपना देश है इंडिया, हिंदुस्तान, अभी नाम चेंज कर दिया, भारत इंडिया नहीं रख रहे, ये रखा हमने, ठीक है। और यहाँ का अपवाद तंत्र, अफवाह है तंत्र, इस शब्द को समझना है। अफवाह का मतलब होता है बहना, जैसे एक नदी है वो अपने सामान्य मार्ग में बह रही है, उसका अफवाह क्षेत्र कहलाता है। लेकिन तंत्र मतलब आप जाल से समझो, एक नदी बह रही है उसका सामान्य अफवाह तंत्र हो गया, अफवाह क्षेत्र हो गया, सॉरी, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारी नदियां अगर आगे मिल रही है, उनमें और नदियां मिल रही है, तो एक तरह से मुख्य नदी और उनकी सारी नदियों का अफवाह क्षेत्र होगा, एक तरह से जाल बन जाएगा, वो कहलाएगा अफवाह है तंत्र। मुख्य नदी और उसके अन्य सारी नदियों से बन जाएगा जाल, और वो कहलाएगा अफवाह है तंत्र। तो अपने को चैप्टर की जो हेडिंग है वो समझ में आ गई होगी। अब नदियों का जो अफवाह तंत्र है उनका अपन वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पर कर सकते हैं, या तो नदियों का उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उस आधार पर, या फिर नदियों का जल हवा अंत में कहाँ पर जा रहा है, अंतिम जल के अंतिम स्थान के आधार पर। जैसे अपने राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उसको नदियों के जल के अंतिम स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तीन भागों में। जैसे नदी का जल लास्ट में बंगाल की खाड़ी तक जाता है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, या फिर किसी नदी का पानी बंगाल अरब सागर तक जाता है तो वो हो जाएगा अरब सागर का अफवाह तंत्र, या राजस्थान के अंदर ही रह रहा आंतरिक अफवाह तंत्र। लेकिन भारत का अफवाह तंत्र है उसको नदियों के उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। अपने एक तो भारत के हिमालय भाग जो है, ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग या हिमालय भाग, यहाँ से जिन नदियों का उद्गम होता है वो हो जाएगी हिमालयी नदियां, ठीक है। दूसरा अपना प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप का अर्थ होता है जो दो तीन ओर से जल से घिरा हुआ, जैसे अपना भारत का दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे अपना जो है ये हिंद महासागर का भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भाग का अफवाह तंत्र, तो भारत के अफवाह तंत्र को नदियों के उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। मैं अपनी जो चीज है वो हिमालय अफवाह तंत्र शुरू करेंगे अभी, और उसकी सबसे बड़ी बड़ी मुख्य नदियों की बात करें तो हिमालय अफवाह तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों को शामिल करते हैं, और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी की नदियों को शामिल करती है। तो सबसे पहले अफवाह को दो भागों में बांट दिया, और हिमालय अफवाह तंत्र की सबसे पहली नदी पर पढ़ेंगे सिंधु नदी, जो आज का मेन टॉपिक है सिंधु नदी। बाकी अपन आगे से आगे कल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सिंधु नदी, इसके बारे में पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ, उसके बाद अपन डिटेल में देख लेंगे। सिंधु नदी अपनी हिमालय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम होता है तिब्बत। तिब्बत जो अपने भारत और नेपाल में है, तिब्बतिस्तान, तिब्बत में है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत जो है यहीं पर एक झील है, मानसरोवर झील। कौन सी? मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत है तिब्बत में, यहीं पर है मानसरोवर झील, और यहाँ से नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। तिब्बत के बाद ये नदी बहती हुई कहाँ जाती है? भारत के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का स्थान नाम सुना होगा कराची, और कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन तैयार हो रही है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील हो गई, कहाँ है? तिब्बत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। दूसरी चीज बहाव, बहाव कौन कौन से देशों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तिब्बत, भारत, और तीसरा पाकिस्तान। भाव के क्षेत्रों के तीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, विलुप्त कहाँ होती है, अंतिम स्थान कौन सा है, ठीक है। तो सिंधु नदी का जल अंत में कहाँ आता है? अरब सागर में आके गिरती है, हो गया अंतिम स्थान। उद्गम कैलाश पर्वत तिब्बत, और अंतिम स्थान अरब सागर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में देखें तो सिंधु नदी का पूरी लंबाई कितनी है? तो तिब्बत से लेकर अरब सागर में जहाँ गिरती है वहां तक कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अपने भारत में, अकेले भारत में इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1114 किलोमीटर। तो अपनी सिंधु नदी इसकी सब पूरी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन अकेले भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। इसके बाद अपन बात करें तो ये सिंधु नदी अपने तिब्बत से आ रही है, तो तिब्बत में इसका नाम सिंधु न होकर इसके अन्य नाम भी है कुछ, जिसका नाम है सेरुंग या फिर सिंगी खंबान, यानी कि सिंधु नदी के अन्य नाम, या फिर अपन मान सकते उपनाम, या फिर इसी जैसे अपन बच्चा होता है कोई स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन घर पर उसके अन्य नाम होते हैं, वैसे मान सकते। इसका गरीब हो गया उद्गम हो रहा है।
ठीक है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को शेरमुखिया सिंह के खंबा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब सिंधु नदी जो है इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? करंट से नाम याद रखना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। नाम सुना होगा पंच नदी या पंच आब। पंच प्लस आब से पंजाब नाम पड़ा है, पंजाब से गुजर रही है 5 नदियां। सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है झेलम नदी, जिसका उद्गम होता है कहां से? शेषनाग झील से, जो कहां है अपनी शेषनाग झील? जम्मू कश्मीर, यहाँ से उद्गम होता है। फिर ये भारत में बहकर चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में झेलम नदी मिलती है चिनाब में। अब अपन देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है इसका उद्गम होता है बड़ा लाचरा दर्रा, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पंजाब के जम्मू कश्मीर विभाग में हिमाचल प्रदेश, यहाँ से गुजरती है चिनाब नदी। इसके बाद में खास बात एक नंबर क्वेश्चन बन रहा है, अपनी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब। चिनाब में एक झेलम मिलेगी और नीचे से इस चिनाब में मिलती है कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश से। और रावी नदी आगे जाके कहाँ से मिल जाती है? चिनाब नदी में, कहाँ? पाकिस्तान में। फिर दो नदी और बच गई, व्यास और कौन सी? सतलज। व्यास नदी है, इसका उद्गम भी कहां से होता है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वहां है व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रा के पास ही है व्यास कुंड, यहाँ से उद्गम होता है व्यास नदी का। और ये अपनी हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में, और इसके बाद अपना राजस्थान आता है। ठीक है। हरिके बैराज पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है कौन सी? व्यास नदी। लास्ट 5वीं सहायक नदी बचती है सतलज। सतलज का उद्गम अपने सिंधु के पास से ही होता है, कैलाश पर्वत है यहीं पर तिब्बत में, उसी के पास है एक राक्षसताल झील। राक्षसताल झील से उद्गम होता है सतलज नदी का। फिर ये भारत में आती है, भारत के बाद भारत में इसमें व्यास नदी मिल जाती है, फिर आगे पाकिस्तान में जाके ये मिल जाती है चिनाब में, और चिनाब पाकिस्तान में मिलती है इसमें अपनी सिंधु में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी हो गई है? चिनाब। इनके कुछ उपनाम भी हैं, बीच में दोआब। दोआब का होता है दो नदियों का बीच का अपवाह क्षेत्र। दोआब का होता है दो नदियों के बीच का अपवाह क्षेत्र। तो जैसे कि सिंधु और झेलम के बीच में दोआब है, उसका नाम हो जाएगा सिंध सागर दोआब। ठीक है। फिर झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के बीच में हो जाएगा कौन सा? चाल दोआब। सॉरी, झेलम और चिनाब के बीच में चाल दोआब। फिर चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और फिर रावी और व्यास के बीच में हो जाएगा बारी दोआब, और फिर व्यास और सतलज के बीच में होता है विस्तृत दोआब। ठीक है। उद्गम हो गया, अंतिम स्थान हो गई, लंबाई हो गई, सहायक नदियां हो गई, इनके बीच में दोआब वगैरह हो गई। ठीक है। अभी हम देख लेते वापिस सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, तिब्बत से। इसका अंतिम स्थान अरब सागर, कराची के पूर्व में हो जाता है। फिर इसके अन्य नाम आप मान सकते हैं, तो शेरमुखिया, सिंधी खंबान। कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। इसके अलावा बात करें, इस नदी की लंबाई होगी 2880, भारत में होगी 1114 किलोमीटर। ये बहती कहाँ है? इसका अपवाह क्षेत्र या करवा है तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अब ये सिंधु नदी को लेकर के, जैसे आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान कितनी बनती है, और ये नदी जा रही है पाकिस्तान में। ठीक है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में जा रही है, इसका जल जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर के सिंधु जल विवाद बना हुआ था। ठीक है। तो सिंधु जल समझौता हुआ, उसके तहत इसके केवल 20% पानी का या जल का यूज कर सकता था भारत, बाकी शेष जो 80% बचा उसका यूज कौन करेगा? पाकिस्तान ही करेगा। ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब नदी। तो इसके सिंधु नदी के बारे में छोटी सी वीडियो मोटी मोटी जानकारी लेके आए आज। ठीक है। ओके, थैंक यू।